कुछ दिन पहले इस पेंगुइन का यह वायरल वीडियो आप सबने देखा होगा। लोग इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपने झुंड को छोड़कर, अपने ग्रुप को छोड़कर विपरीत दिशा में जा रहा था। लोग इसकी जगह खुद को रखते हैं और पेंगुइन के साथ इंटरनेट पर कई सारी फोटो शेयर करते हैं। इंटरनेट पर इसे नाहिलिस्ट पेंगुइन कहा जाता है। मैंने भी अपने फोन पर एक वॉलपेपर लगा रखा है, बिलीव इन नथिंग। यह भी एक तरह का नाहिलिस्टिक विचार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाहिलिज्म का असली मतलब क्या होता है? कौन होते हैं नाहिलिस्ट? और नाहिलिज्म आज के समय में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? और क्यों लोगों को भीड़ से अलग रहने का शौक है? और नाहिलिस्टों को दुनिया के नियमों से क्यों फर्क नहीं पड़ता? इन्हीं सब सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस तरह का और कंटेंट बना सके। नाहिलिज्म शब्द का ओरिजिन लैटिन भाषा के निहिल से आता है, जिसका मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। लेकिन यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी फिलोसॉफिकल पोजीशन है जो यह दावा करती है कि रियलिटी में किसी भी चीज का कोई इनहेरेंट, ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है। हमें यह जानना जरूरी है कि निहिलिज्म अचानक पैदा नहीं हुआ बल्कि यह सदियों की इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है। जब यूरोप में एनलाइटमेंट पीरियड आया तब लोगों ने चर्च, रिलीजन और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दिया। हर चीज को रीजन और लॉजिक के आधार पर जज करना शुरू किया। यह बदलाव एक बड़ा बदलाव था क्योंकि सदियों से जो वैल्यूज अनक्वेश्चन थी अब उन्हें डाउट के दायरे में लाया जा रहा था। और जैसे ही फेथ की जगह रैशनैलिटी ने ली, एक नया संकट पैदा हुआ कि अगर सब कुछ क्वेश्चन किया जाएगा तो अंत में कुछ नहीं बचता, तो हम विश्वास किस पर करेंगे? और यहीं से नाहिलिज्म की जमीन तैयार होती है। फ्रेडरिक हेनरी जैकोबी ने सबसे पहले इस खतरे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर हम हर चीज को रीजन और प्रूफ के आधार पर जस्टिफाई करना चाहेंगे तो अंत में हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां कोई फाइनल सर्टिनिटी नहीं बचेगी, यानी सब कुछ डाउट के नीचे आ जाएगा। और यही कंडीशन नाहिलिज्म की ओर ले जाती है। इसके बाद 19वीं सेंचुरी रशिया में इवान तरजनीव ने अपनी फेमस नोवेल फादर्स एंड सन्स में निहिलिज्म को एक सोशल फिनोमेनन के रूप में दिखाया। उनके कैरेक्टर बेजाराव के थ्रू ये दिखाया गया कि एक नाहिलिस्ट हर ट्रेडिशन, बिलीफ और ऑथोरिटी को रिजेक्ट करता है क्योंकि उसे उनमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नजर नहीं आती। यह सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं रहा बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी बन गया। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमें समझना जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि नाहिलिज्म एक रिबेलियन फिलोसॉफी है, एक रिएक्शन है उस सिस्टम के खिलाफ जो लोगों को मीनिंग इंपोज करता है। जब किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि उसे जो मीनिंग दिया गया है वो आर्टिफिशियल है, तब वो उसे रिजेक्ट करता है। लेकिन रिजेक्ट करने के बाद एक खालीपन पैदा होता है। यही खालीपन नाहिलिज्म का कोर है। यह सिर्फ इतना नहीं कहता कि किसी का मीनिंग गलत है, यह कहता है कि किसी चीज का कोई मीनिंग नहीं है। अब इसे अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो और भी ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है। आज का इंसान इंफॉर्मेशन के बीच घिरा हुआ है। हर दिन हजारों ओपिनियंस, आइडियोलॉजीज और पर्सपेक्टिव हमारे सामने आते हैं और सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदर से बहुत लोग कंफ्यूज्ड और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। पहले आइडेंटिटी स्टेबल होती थी कि आप किस रिलीजन से है, किस कल्चर से है और आपकी फैमिली क्या है, और यही सब मिलकर आपकी लाइफ का मीनिंग डिसाइड करते थे। लेकिन आज ये सारी संस्था कमजोर पड़ चुकी है और इस तरह जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कमजोर पड़ता है तब इंसान को खुद से पूछना पड़ता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। और अक्सर हमें इस सवाल का कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। यही नाहिलिज्म एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरह हमारे सामने आता है कि जब आप हर बिलीव को क्वेश्चन करते हैं, हर मीनिंग को डाइसेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे यह रियलाइजेशन होता है कि शायद कोई अल्टीमेट मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह रियलाइजेशन डिस्टर्बिंग भी हो सकता है या लिबरेटिंग भी हो सकता है। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि इंसान नेचुरली मीनिंग चाहता है, और लिबरेटिंग इसलिए कि अगर कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है तो आप किसी इम्पोज एक्सपेक्टेशन से बंधे नहीं है। और यही ड्यूल नेचर नाहिलिज्म को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अब जब हम नाहिलिज्म की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि नाहिलिज्म कोई सिंगल आइडिया नहीं है बल्कि इसके कई फॉर्म्स हैं। लोग अक्सर नाहिलिज्म को सिर्फ एक नेगेटिव और डिप्रेसिंग फिलोसॉफी मानते हैं, लेकिन रियलिटी में अलग अलग डायमेंशंस में काम करता है। कुछ फॉर्म्स रियलिटी के मीनिंग को चैलेंज करते हैं, कुछ मॉरलिटी को, कुछ नॉलेज को और कुछ एग्जिस्टेंस के पर्पस को। यही वजह है कि नाहिलिज्म को समझने के लिए उसके डिफरेंट टाइप्स को अलग अलग नजर से देखना जरूरी है क्योंकि हर टाइप एक अलग एंगल से उसी कोर आइडिया को एक्सप्लोर करता है कि शायद कुछ भी इनहेरेंटली मीनिंगफुल नहीं है। आगे हम नाहिलिज्म के इन्हीं अलग अलग फॉर्म को समझेंगे, जहां हर फॉर्म हमें समझने में मदद करेगा कि नाहिलिज्म सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और जीने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल सकता है। अब जब हम नाहिलिज्म के अलग अलग फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक पॉपुलर और अक्सर मिस अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट आता है, ऑप्टिमिस्टिक नाहिलिज्म। पहली नजर में टर्म कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है क्योंकि नाहिलिज्म को अक्सर नेगेटिव, एम्प्टी और होपलेस फिलोसॉफी माना जाता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म नाहिलिज्म इस पूरे पर्सपेक्टिव को उलट देता है। कोर आइडिया यह है कि अगर लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि फ्रीडम है। जब कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं है तो आप किसी प्रीडिफाइंड पाथ पर चलने के लिए मजबूर नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने टर्म के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं और यह सोच डर को भी कम करती है क्योंकि फेलियर का वेट कम हो जाता है। अगर कोई अल्टीमेट स्टैंडर्ड ही नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट जज भी नहीं किए जा सकेंगे।
इस तरह ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म एम्प्टीनेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है, एक ऐसा ब्लैंक कैनवास जहां अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, जो शायद नाइलिज्म का सबसे कोर और सबसे डिस्कस्ड फॉर्म है। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म ये कहता है कि ह्यूमन लाइफ का कोई इनहेरेंट पर्पस या मीनिंग नहीं है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जो इनडिफरेंट है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, क्या बनते हैं और क्या महसूस करते हैं। यह आइडिया डीपली अनसेटलिंग हो सकता है क्योंकि ये हमारे बेसिक बिलीफ को चैलेंज करता है कि हमारी लाइफ किसी रीजन से है। लेकिन एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म हमें यह भी दिखाता है कि मीनिंग की एब्सेंस ही हमें नया मीनिंग क्रिएट करने की फ्रीडम देता है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, एक तरफ मीनिंग की नीड और दूसरी तरफ मीनिंग का एब्सेंस। इसी टेंशन में इंसान की एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल जन्म लेती है। मोरल नाइलिज्म एक अलग डायमेंशन को टच करता है। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि राइट और रॉन्ग जैसी चीजें ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोरालिटी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बल्कि ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है जो सोसाइटी और कल्चर के अनुसार बदलते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब है कि मोरल वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है। जो वैल्यूज एक कल्चर में सही है वो दूसरे कल्चर में गलत भी हो सकती है। मोरल नाइलिज्म इस इल्यूजन को तोड़ता है कि मोरालिटी किसी हायर ऑथोरिटी से आती है। यह हमें दिखाता है कि हम खुद रूल्स बनाते हैं और उसे यूनिवर्स मान लेते हैं। इसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म। यह नॉलेज की फाउंडेशन पर सवाल उठाता है। यह फॉर्म यह क्लेम करता है कि ट्रू नॉलेज हासिल करना और उसे कम्प्लीटली जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है। हम जो कुछ भी जानते हैं हमारे परसेप्शन, हमारी लैंग्वेज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन हो सकती है। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म हमें यह रियलाइज करवाता है कि हम जिन चीजों को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं वे भी शायद इनकम्प्लीट या फ्लॉड हो सकती है। यह पर्सपेक्टिव डाउट को एक सेंट्रल पोजीशन देता है और सर्टेनिटी को चैलेंज करता है। कॉस्मिक नाइलिज्म पर्सपेक्टिव को और बड़ा कर देता है। यह कहता है कि पूरे यूनिवर्स के लेवल पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम एक बहुत छोटे से प्लेनेट पर एक बहुत छोटे से समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, एक ऐसे यूनिवर्स में जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है और जहां हमारी प्रेजेंस प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। इस स्केल पर देखेंगे तो हमारे अचीवमेंट, हमारे स्ट्रगल्स, हमारी आइडेंटिटी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। कॉस्मिक नाइलिज्म हमें दिखाता है कि हम जो इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ को देते हैं वह शायद सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव का लिमिटेशन है। पॉलिटिकल नाइलिज्म सोसाइटी और पावर स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करता है। यह फॉर्म ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम, ऑथोरिटीज और इंस्टीट्यूशन को रिजेक्ट करता है। यह मानता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी कंस्ट्रक्टेड है और उनमें कोई इनहेरेंट लेजिटिमेसी नहीं है। पॉलिटिकल नाइलिज्म अक्सर रेडिकल स्केप्टिसिज्म की तरफ ले जाता है, जहां व्यक्ति किसी भी सिस्टम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। यह रेबेलियन का एक फॉर्म भी बन सकता है, जहां एग्जिस्टिंग ऑर्डर को मीनिंगलेस मानकर उन्हें चैलेंज किया जाता है। मीरियोलॉजिकल नाइलिज्म थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एज होल्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ उनके फंडामेंटल्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी कोई भी चीज हम अगर कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं तो एक्चुअली वह सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है। और इस पूरे होल का आइडिया सिर्फ हमारी परसेप्शन है। इसके अगर अलग अलग पार्ट हम किसी और चीज को बनाएंगे तो हमारा परसेप्शन वो बन जाएगा। अभी हमारा परसेप्शन यह चश्मे को लेकर है, लेकिन अगर इसी चश्मे के पार्ट्स को हम किसी और चीज में कन्वर्ट कर देंगे तो शायद वो फोन बन सकता है, पेन बन सकता है, कुछ और बन सकता है। यह पर्सपेक्टिव रियलिटी के स्ट्रक्चर को ही चैलेंज करता है और यह दिखाता है कि हम हर चीजों को कैसे कंसेप्चुअलाइज करते हैं। तो ये थे नाइलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। अब हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव नाइलिज्म के बारे में। अगर हम एक्टिव और पैसिव नाइलिज्म की बात करें तो डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव नाइलिज्म वह स्टेट है जब व्यक्ति मीनिंग की एब्सेंस को रियलाइज करता है और एम्प्टीनेस और होपलेसनेस में चला जाता है। उसे कुछ भी करने का मोटिवेशन नहीं मिलता क्योंकि उसे लगता है कि अल्टीमेटली किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं है। यह काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल कोलैप्स है जब व्यक्ति डिसेंजेस हो जाता है। और इसी के ऑपोजिट एक्टिव नाइलिज्म है, जहां व्यक्ति उसी रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करता है लेकिन उसे डीकंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि क्रिएशन की तरफ यूज करता है। एक्टिव नाइलिस्ट पुराने वैल्यू को रिजेक्ट करता है लेकिन साथ ही नए वैल्यूज क्रिएट करने की कोशिश भी करता है। यह अप्रोच ज्यादा डायनामिक है और इससे एजेंसी बची रहती है। अगर हम वेस्ट की बजाय ईस्टर्न फिलोसॉफी में देखें तो नाइलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट पूरी तरह एब्सेंट नहीं है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में हमें शून्यवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है जिसे इंडियन फिलोसोफर नागार्जुन ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। लेकिन हमें समझना जरूरी है कि शून्यवाद और नाइलिज्म सेम नहीं है। नागार्जुन का शून्यवाद यह नहीं कहता कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि चीजें इंडिपेंडेंट परमानेंट एसेंस के साथ एग्जिस्ट नहीं करती। सब कुछ इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन के थ्रू एग्जिस्ट करता है। यह पर्सपेक्टिव एम्प्टीनेस को नेगेटिव के रूप में नहीं बल्कि इंटरकनेक्शन के तौर पर देखता है। यह नाइलिज्म के एक्सट्रीम कंक्लूजन से थोड़ा अलग है क्योंकि यह एम्प्टीनेस की रियलाइजेशन लिबरेशन की ओर ले जाती है, न कि डिसअपियर और होपलेस की तरफ। इस तरह हम देखते हैं कि नाइलिज्म एक सिंपल स्ट्रेट आइडिया नहीं है बल्कि कई लेयर्स और पर्सपेक्टिव का कलेक्शन है। हर फॉर्म हमें रियलिटी, नॉलेज, मोरलिटी और एग्जिस्टेंस को अलग अलग एस्पेक्ट से क्वेश्चन करने के तरीके सिखाता है। अभी तक हमने इसके थ्योरेटिकल फॉर्म को समझा। आगे हम उन फिलोसोफर्स की तरफ बढ़ेंगे जिन्होंने नाइलिज्म के आइडिया को शेप किया और जिनकी थिंकिंग ने नाइलिज्म को इतना इन्फ्लुएंशियल बनाया।
तो सबसे पहला नाम आता है फ्रेडरिक नीत्शे का। नीत्शे ने नाइलिज्म को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं किया बल्कि डायग्नोज किया, जिसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को डायग्नोज करता है, यानी उसकी कंडीशन को समझता है। नीत्शे का फेमस स्टेटमेंट गॉड इज डेड को अक्सर गलत समझा जाता है। उनका मतलब यह नहीं था कि किसी लिटरल गॉड की डेथ हो गई है, बल्कि यह कि मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल बिलीफ और रिलीजियस वैल्यूज की ऑथोरिटी खत्म हो चुकी है। जब वह फाउंडेशन ही खत्म हो जाता है जिस पर मीनिंग टिका हुआ है, तो नेचुरली नाइलिज्म पैदा होता है। नीत्शे ने इसे क्राइसिस के रूप में देखा, लेकिन साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी माना। उनके अनुसार ये एक ट्रांजिशनल फेज है जहां पुराने वैल्यूज कोलैप्स होते हैं ताकि नए वैल्यूज गढ़ पाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उबरमैन्स का आइडिया दिया, जो अपनी वैल्यूज अपने आइडियाज खुद क्रिएट करता है और लाइफ को अपने टर्म के अनुसार डिफाइन करता है। नीत्शे के लिए नाइलिज्म एंड पॉइंट नहीं था बल्कि ब्रिज था। इसके बाद हेनरी जैकोबी का रोल भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पहले ही यह वार्निंग दे दी थी कि एक्सट्रीम रैशनलिज्म अल्टीमेटली नाइलिज्म की ओर ले जाता है। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि अगर हम हर चीज को रीजन से जस्टिफाई करना चाहेंगे तो हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जब फेथ और सर्टेनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जैकोबी का पर्सपेक्टिव थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है। वो नाइलिज्म को अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन उनकी एनालिसिस ये दिखाती है कि मॉडर्न थिंकिंग में नाइलिज्म का बीज पहले से मौजूद है। आर्थर शोपेनहावर ने भी इनडायरेक्टली नाइलिज्म को इन्फ्लुएंस किया। उनकी फिलॉसफी डीपली पेसिमिस्टिक थी। उन्होंने लाइफ को सफरिंग के रूप में देखा और कहा कि ह्यूमन डिजायर ही पेन का रूट कॉज है। शोपेनहावर के अनुसार हम जितने ज्यादा डिजायर रखते हैं उतने ही ज्यादा पेन से सफर करते हैं, क्योंकि डिजायर कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करते। और इसके लिए उनका सॉल्यूशन डिनायल ऑफ विल था, यानी हमारे डिजायर को मिनिमाइज करना। यह आइडिया ईस्टर्न फिलोसफी में बुद्धिज्म से मिलता है। हालांकि शोपेनहावर ने खुद को कभी नाइलिस्ट नहीं कहा, लेकिन उनका वर्ल्ड व्यू इनहेरेंट नेगेटिविटी और मीनिंगलेसनेस की ओर इशारा करता है, जिसने बाद में नाइलिस्ट थिंकिंग को स्ट्रेंथन किया। इवान तर्जनीव ने नाइलिज्म को फिलोसॉफिकल थ्योरी से निकालकर सोशल रियलिटी में दिखाया। उनके उपन्यास फादर्स एंड सन्स में बेजाराव का कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल नाइलिस्ट है। वो सभी तरह की ऑथोरिटी, ट्रेडिशन और इमोशन को रिजेक्ट करता है। उसके लिए साइंस और ऑब्जर्वेबल रियलिटी ही वैलिड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टोरी के दौरान उसकी लिमिटेशंस भी सामने आती है। टर्जनीव ने दिखाया कि प्योर रिजेक्शन इंसान को आइसोलेशन की तरफ ले जाता है और लाइफ के इमोशनल डायमेंशन को इग्नोर करने से इम्बैलेंस पैदा होता है। एमिल सियोरन ने नाइलिज्म को एक्सट्रीम एग्जिस्टेंशियल लेवल पर एक्सप्लोर किया। उनकी राइटिंग्स में लाइफ के प्रति डीप डिसइल्यूजनमेंट दिखाई देता है। सियोरन के लिए एग्जिस्टेंस खुद एक बर्डन है। वह लाइफ को एक एक्सीडेंट की तरह देखते हैं जिसमें कोई नेसेसिटी या पर्पस नहीं है। उनकी स्टाइल पोएटिक और फ्रेगमेंटरी थी, लेकिन कोर मैसेज यही था कि मीनिंग की तलाश अक्सर फ्रस्ट्रेशन पर खत्म होती है। सियोरन नाइलिज्म को रोमांटिसाइज नहीं करते, बल्कि उसे ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अल्बर्ट कामू का अप्रोच थोड़ा अलग है। कामू ने खुद को नाइलिस्ट नहीं कहा, लेकिन उनकी फिलोसफी एब्सर्टिज्म नाइलिज्म के करीब है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग मीनिंग चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स साइलेंट है और यही कॉन्फ्लिक्ट एब्सर्डिटी पैदा करता है। उनका फेमस एग्जांपल मिथ ऑफ सिसिफस है, जहाँ एक आदमी को बार बार एक पत्थर को एक पहाड़ पर चढ़ाना होता है, लेकिन वो चोटी पर पहुंचता है और पत्थर वापस नीचे आ जाता है और उसका यही काम होता है। कामू के अनुसार इस एब्सर्ड कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर भी जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिसिफस जो पत्थर चढ़ा रहा है उसे हमें हैप्पी इमेजिन करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद ही फ्रीडम आती है। कामू का सॉल्यूशन यह नहीं है कि मीनिंग खोजो, बल्कि यह है कि मीनिंग के एब्सेंस के बावजूद भी पूरी तरीके से जियो। तो अभी तक हमने जाने कुछ इंपोर्टेंट नाइलिस्ट फिलोसोफर्स और कुछ इंपोर्टेंट फॉर्म्स। अब अगर हम नाइलिस्ट होने या नाइलिज्म के बेनिफिट की बात करें तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है फ्रीडम। जब आप ये रियलाइज करते हैं कि लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, तो आप सोशल एक्सपेक्टेशंस और इम्पोर्ट स्टैंडर्ड से फ्री हो जाते हैं। आपको किसी प्रीडिफाइंड पाथ को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। यह आपको एक्सपेरिमेंटेशन की फ्रीडम देता है। आप अलग अलग वेज में अपने तरीके से जी सकते हैं, बिना इसी डर के कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। नाइलिज्म फियर को भी रिड्यूस करता है, खासकर फेलियर और जजमेंट के फियर को। अगर अल्टीमेटली कुछ भी मैटर नहीं करता तो छोटी छोटी फेलियर्स का वेट कम हो जाता है। यह पर्सपेक्टिव हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि आप बाउंड्रीज से नहीं बंधे होते हैं। नाइलिज्म के बेनिफिट के साथ कुछ लॉस भी रियल है। सबसे ऑब्वियस लॉस है मीनिंगलेसनेस की फीलिंग। इंसान नेचुरली पर्पस चाहता है, लेकिन जब उसे लगता है कि कोई पर्पस नहीं है तो वह एम्प्टीनेस फील करता है, और यही एम्प्टीनेस धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाती है। इससे रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है तो हमारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी मीनिंगलेस लग सकती है। मोरल कंफ्यूजन भी एक बड़ा इशू है कि अगर राइट और रॉन्ग एब्सोल्यूट नहीं है तो डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कुछ लोग इस रियलाइजेशन को हैंडल नहीं कर पाते और पैसिव नाइलिज्म की ओर गिर जाते हैं, जहां मोटिवेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं फिर। और डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग न दिखने वाली सबसे भयंकर बीमारियों में से है। आज का युग हर छोटी छोटी बात पर ओवरथिंकिंग कर रहा है। कौन से स्टोरी लगाना है, कौन से कपड़े पहनना है, अगर हम किसी के सामने बात कर रहे हैं तो वो जज तो नहीं कर रहा। हर चीज पर बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, और यही ओवरथिंकिंग आपका ब्रेन धीरे धीरे डेड कर देती है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग करते हैं तो मैंने साइंस और फिलोसॉफी के जरिए ओवरथिंकिंग को कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग में बदल सकते हैं,
इसके ऊपर एक ई बुक लिखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं और कूपन कोड बुद्धा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो खुद को पैसिव नाहिलिज्म, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से बचाने के लिए किताब जरूर पढ़ें। अगर पूरे इस नाहिलिज्म के लेक्चर को हम देखें तो नाहिलिज्म को एक नेगेटिव फिलोसॉफी मानना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। नाहिलिज्म एक मिरर की तरह है जो हमें रियलिटी के अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट्स को दिखाता है। यह हमारे अजम्पशंस को चैलेंज करता है और हमें फोर्स करता है कि हम खुद से पूछें कि हम क्यों जी रहे हैं, हम क्या मानते हैं और हम क्यों मानते हैं। यह जर्नी आसान नहीं है क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन शायद यही इसकी वैल्यू है। नाहिलिज्म हमें कोई रेडीमेड आंसर नहीं देता, बल्कि हमें खुद अपने आंसर क्रिएट करने, अपनी वैल्यू क्रिएट करने की फ्रीडम देता है। कुछ लोगों के लिए नाहिलिज्म डरावना है, कुछ लोगों के लिए लिबरेटिंग है और कुछ लोगों के लिए दोनों है। आखिर में यह डिपेंड करता है कि आप इस रियलाइजेशन के साथ क्या करते हैं। क्या आप इससे कोलैप्स करते हैं या कुछ नया क्रिएट करते हैं। हमें समझना जरूरी है कि नाहिलिज्म को एक डेस्टिनेशन भी नहीं है, बल्कि एक फेज है। एक ऐसा फेज जो तब आता है जब इंसान अपने बिलीव्स, इनहेरेंट वैल्यूज और बोरोड मीनिंग को क्वेश्चन करता है। यह फेज अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ आपको कोई रेडीमेड आंसर नहीं मिलता, कोई क्लियर पाथ नहीं मिलता, कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं होती। आप एक तरह से वैक्यूम में खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ अनसर्टेन लगता है। लेकिन यही अनसर्टेनिटी आपको मजबूर करती है कि आप खुद सोचे, खुद डिसाइड करें और खुद के लिए मीनिंग क्रिएट करें। अक्सर लोग नाहिलिज्म को सिर्फ एक डार्कनेस के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यह हमें क्लियरिटी भी देता है। यह आपको यह दिखाता है कि आप किन इल्यूजन के साथ जी रहे हैं। यह आपको समझने में मदद करता है कि आपने कौन से बिलीव कॉन्शियसली चुने हैं और कौन से आपको बिना सोचे समझे आपकी सोसाइटी ने और आपकी परवरिश ने दिए हैं। इस सेंस में नाहिलिज्म एक डीकंस्ट्रक्टिव फोर्स जरूर है, लेकिन यह डीकंस्ट्रक्शन पर्पसलेस नहीं है। यह पुराने होलो स्ट्रक्चर को तोड़ता है ताकि कुछ ऑथेंटिक बनाया जा सके। लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं है क्योंकि हर कोई डीकंस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन तक नहीं पहुंच पाता। यहीं पर एक्टिव और पैसिव अप्रोच का फर्क भी डिसिसिव हो जाता है। पैसिव अप्रोच में व्यक्ति मीनिंग के कोलैप्स को एंड समझ लेता है और वहीं रुक जाता है। उसके लिए सब कुछ पॉइंटलेस हो जाता है और धीरे धीरे वो डिसेंजेस हो जाता है। लेकिन एक्टिव अप्रोच में व्यक्ति उसी रियलाइजेशन को स्टार्टिंग पॉइंट बना लेता है। वह यह एक्सेप्ट कर लेता है कि मीनिंग हमें दिया नहीं गया, इसका मतलब यह नहीं कि मीनिंग बनाया नहीं जा सकता। वो कॉन्शियसली अपने वैल्यूज चूज करता है, अपनी डायरेक्शन डिफाइन करता है और अपनी लाइफ को एक प्रोजेक्ट की तरह देखता है जिसके वैल्यूज वह खुद क्रिएट करता है। अगर हम इसे प्रैक्टिकल लेवल पर समझे तो नाहिलिज्म आपको यह परमिशन देता है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं बल्कि अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जियो। लेकिन यही फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। जब कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह आपके ऊपर होती है। आप अपने चॉइसेस के लिए खुद अकाउंटेबल होते हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम एम्पावरिंग होती है और कुछ लोगों के लिए ओवरवेलमिंग। यह भी जरूरी है कि नाहिलिज्म को ब्लाइंडली एडप्ट न किया जाए। यह कोई ट्रेंड, आइडेंटिटी या धर्म नहीं है जिसे आप सिंपली चूज कर ले क्योंकि ये कूल लगता है। यह एक डीप फिलोसॉफिकल स्टांस है जो आपकी थिंकिंग, इमोशनल और बिहेवियर को फंडामेंटली अफेक्ट करता है। अगर इसे सुपरफिशियली लिया जाए तो यह सिर्फ नेगेटिविटी और डिटैचमेंट तक सीमित रह सकता है, लेकिन अगर इसे जेन्युइनली एक्सप्लोर किया जाए तो यह सेल्फ अवेयरनेस और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की तरफ ले जाता है। अंत में वही बात आती है कि मीनिंग है या नहीं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यह कि उस मीनिंग के एब्सेंस और प्रेजेंस में आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। नाहिलिज्म आपको एक एम्प्टी स्पेस देता है। उस स्पेस को भरना या खाली छोड़ना या आपके ऊपर है। आप उसे डिस्पेयर से भर सकते हैं या क्रिएटिविटी से, विड्रॉल से या एंगेजमेंट से, और यही चॉइस इस पूरी फिलोसॉफी को मीनिंगफुल बनाती है। तो आप अगली बार जब भी उस पेंगुइन को अकेले चलते हुए देखें तो उसे सिर्फ लोनलीनेस या अलगाव का सिंबल मत मानना। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर इंसान के सामने कभी न कभी आता है कि अगर कोई प्री डिफाइंड पाथ नहीं है तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे। और शायद नाहिलिज्म का असली इम्पैक्ट इसी सवाल में छिपा है, क्योंकि ये आंसर नहीं देता, ये आपको आंसर देने के लिए मजबूर करता है। अब इस पूरी डिस्कशन के बाद एक सटल लेकिन एक इम्पोर्टेंट लेयर बचती है हमारे इंटरनल एक्सपीरियंस की, यानी वह साइकोलॉजिकल स्टेट जो नाहिलिज्म के साथ आती है। अक्सर लोग नाहिलिज्म को सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझते हैं, लेकिन असली इम्पैक्ट तब दिखता है जब वो आपकी डेली लाइफ, इमोशन और डिसीजन में उतरता है। जब कोई व्यक्ति जेन्युइनली ये समझता है कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है तो उसके रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में एक तरह की एम्प्टीनेस फील होती है, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। जो चीजें पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगती है सडनली वह होलो लगती है। गोल्स, अचीवमेंट, सोशल अप्रूवल सब थोड़ी देर के लिए मीनिंगलेस लगने लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही फेज धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जब इनिशियल शॉक सेटल होता है तब व्यक्ति ये नोटिस करता है कि उसकी लाइफ में एक नई तरह की साइलेंस आ गई है, एक ऐसी स्पेस जहाँ एक्सटर्नल नॉइज बिल्कुल कम हो जाती है। अब वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन से, प्रेशर से थोड़ा दूर चला जाता है और यही वो पॉइंट है जहाँ से क्लियरिटी शुरू होती है। क्योंकि जब इम्पोज्ड मीनिंग हट जाते हैं तब आप पहली बार जेन्युइनली ये देख पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। इस स्टेज पर एक और चैलेंज आता है कंसिस्टेंसी का। नाहिलिज्म को समझ लेना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर रोज आपको डिसीजन लेने होते हैं।
रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है। लेकिन अगर आप हर चीज को मीनिंगलेस मानते हैं तो एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं कि अल्टीमेटली कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर आपको टेम्पररी मीनिंग क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आपकी लाइफ फंक्शन कर सके। और यही पैराडॉक्स है, आप जानते हैं कि मीनिंग कंस्ट्रक्टेड है फिर भी आप उसे यूज करते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है आइडेंटिटी का। जब आप ट्रेडिशनल लेबल्स और रोल से डिटेच होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी भी फ्लूइड हो जाती है। आप खुद को फिक्स्ड डेफिनेशन में नहीं बांधते। यह फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से फ्रीडम भी देती है, लेकिन दूसरी तरह इनस्टेबिलिटी भी लाती है, क्योंकि इंसान को एक सेल्फ ऑफ सेंस की जरूरत होती है। अगर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए तो कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। इसलिए कई लोग नाइहिलिज्म के बाद कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करते हैं, लेकिन इस बार बोरोड आइडेंटिटी नहीं होती है बल्कि उनकी खुद की चूज की हुई आइडेंटिटी होती है। रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में नाइहिलिज्म का इफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है। अगर सब कुछ मीनिंगलेस है तो क्या रिलेशनशिप भी मीनिंगलेस है? सरफेस लेवल पर ऐसा लग सकता है, लेकिन डीपर लेवल पर यह डिपेंड करता है कि आप वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर वैल्यू ऑब्जेक्टिव नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि सब्जेक्टिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट नहीं करती। आप किसी रिलेशनशिप को वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि आपने खुद ने चूज की है, न कि इसलिए कि यूनिवर्सल रूल है। इस तरह रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन से नहीं बल्कि चॉइस से ड्रिवन होती है। यह रिलेशनशिप को सुपरफिशियल भी बना सकता है और जेन्युइन भी। यह पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति इस फ्रीडम को कैसे यूज करता है। अब अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो नाइहिलिज्म के बाद मोटिवेशन का सोर्स पूरी तरीके से बदल जाता है। पहले मोटिवेशन एक्सटर्नल हो सकता था, सक्सेस, रिकॉग्निशन या सोशल अप्रूवल, लेकिन जब ये सब रिलेटिव और कंस्ट्रक्टेड लगने लगते हैं तब मोटिवेशन इंटरनल हो जाता है। फिर आप किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप वो करना चाहते हैं। यह सिर्फ सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसमें कंपल्शन कम हो जाती है और चॉइस बढ़ जाती है। अब बिना दुनिया को बताए आप अपने चॉइस के अनुसार अपने अनुसार काम कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिले। नाइहिलिज्म के साथ जीने का यह मतलब नहीं कि आप हर वक्त सीरियस, डिटेच या इनहेरेंट रहे, बल्कि यह आपको समझने में मदद करता है कि लाइफ को बहुत रिजिड तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को थोड़े हल्केपन के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जानते हैं कि लाइफ की कोई स्क्रिप्ट नहीं चल रही है बल्कि हमें खुद बनानी है। और यही रियलाइजेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। इससे आपको फ्यूचर और पास्ट के ग्रैंड मीनिंग का प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह नाइहिलिज्म एक जर्नी बन जाती है, एक ऐसी जर्नी जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की तरफ जाती है और फिर उसी अनसर्टेनिटी के भीतर एक नई तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। यह जर्नी हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन इसका कोर एक ही रहता है, सवाल करना, देखना और फिर कॉन्शियसली चूज करना। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपको कोई रेडीमेड आंसर नहीं देता बल्कि खुद आंसर बनाने के लिए मजबूर करता है। और जब आप खुद अपने सवालों के जवाब तैयार करते हैं तो आप लाइफ में ग्रो करते हैं। लेकिन याद रखें, इस ग्रोथ का भी कोई मीनिंग नहीं है। इसी के साथ नाइहिलिज्म का डिटेल लेक्चर पूरा हुआ। अगर आप इसी तरह फिलोसफी और फिलोसोफर्स के डिटेल लेक्चर पसंद करते हैं तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की फिलोसफी को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे वीकली न्यूज़लेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस इंटरनेट के युग में लोग पढ़ने और सोचने की बजाय डूम स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे लगभग समाप्त हो रही है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों डेड हो रही है और इसे कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इसको मैंने इस वीडियो में डिटेल से समझाया, डेथ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखिए।